तुझको दिल से बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने या न माने, लोग मानेंगे ज़रूर। कुछ इसी तर्ज पर आज सियासत की यह बात चल पड़ी है। जी हाँ, आप सोचिए कि जहाँ एक तरफ पूरा गठबंधन मिलकर भी केवल भाजपा के वोट परसेंटेज या वोट को नहीं छू पा रहा है, उस पर भी चर्चा जीत कर जहाँ एक तरफ मायूसी छाई हुई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो कि पूरी तरह से अगर हम देखें तो आंकड़े जादुई जो आंकड़े हैं उससे बहुत पीछे है, फिर भी वहाँ खुशी की लहर है। अब इसे क्या कहेंगे? जो मैंने कहा कुछ इसी तर्ज पर दोनों तरफ की पार्टियां हैं और दोनों तरफ बात चल रही है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। देखा जाए तो आज भी एनडीए अपने पूरे स्वभाव पे है और पूरा देखें तो उस जादुई आंकड़े से भी वो बहुत आगे निकल चुकी है और वो सरकार बनाने भी जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि मीडिया हो, पार्टी हो या पत्रकार हो या फिर आम नागरिक, सब जगह एक ही बात की चर्चा है कि इस बार मोदी की जो हैसियत 2014 या 19 में थी वह 24 में नहीं है। इसी बात को लेकर चर्चा है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि आज जिस पायदान पे भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल एनडीए खड़े हैं वह कोई बुरी बात हो या फिर कम आंकड़े हों। मैं आपको बता दूं कि इससे भी कम आंकड़े यानी 115 सीट पाकर भी कांग्रेस के मनमोहन सरकार पूरे 5 साल चली, लेकिन कोई चर्चा तक नहीं हुई। आज जादुई आंकड़े के ऊपर रहने के बाद भी मोदी की खिंचाई हो रही है। उसका क्या कारण है? अगर देखें तो पूरी की पूरी मीडिया और दिन भर केवल इसी बात पे चल रही है पूरी मीडिया कि आखिर क्या कारण है इतनी बड़ी हार की, जबकि कोई हार नहीं हुई है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है और तीसरी बार मैंडेट पाकर जो सरकार आ रही है उस निश्चित रूप से काबिले तारीफ है उस गठबंधन का और मोदी का। वे भले चाहे जितना खत्म हो गया हो, इसके बावजूद अगर मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जीता गया है तो निश्चित मानिए कि ये मोदी की अभी भी कहीं ना कहीं करिश्मा बचा हुआ है। अब उस करिश्मे को आखिर जनता ने क्यों नकारा? सवाल यह होना चाहिए कि आखिर जनता ने यह मैंडेट भी क्यों दिया? आखिर जनता ने क्यों नहीं इंडिया को फुल फ्लेश यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मैंडेट दिया? यानी कि जनता कहीं ना कहीं यह चाहती थी कि मोदी की ही सरकार बने। शर्त यह है कि मोदी पर लगाम कसी रहे, यानी मोदी पर लगाम कसने का यह मैंडेट है कि जो आज मोदी सरकार मोदी हर तरफ मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार आएगा तो मोदी ही देगा, तो मोदी है तो मुमकिन है। अब कुछ इस जो ये जुमले चल रहे थे यह कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगा, क्योंकि मोदी स्वयं अपना नाम लेना अब शायद कम कर दें। वह इसलिए कि अब 2 बैसाखियों की उनको ज़रूरत है, जिसमें एक हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। और इन दोनों पे की जो ये बैसाखी है, अगर इस पर मोदी का नाम का भार अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर है दोनों बैसाखी इनके दोनों हाथों से छूटती नजर आएंगी। अभी सरकार बनी भी नहीं, अभी तो शपथ ली भी नहीं गई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों लोगों के जो शर्त हैं, जो डिमांड हैं, वो सब बाहर आने लगे। दूसरी तरफ 99 पे अटकी कांग्रेस जो अब बामुश्किल 2 जो निर्दलीय हैं, एक सांगली सीट से और एक सारण सीट से यानी पप्पू यादव, और महाराष्ट्र से हैं पाटिल, यह 2 लोगों के आ जाने से अब जो आंकड़ा कांग्रेस का 99 पे था, अब वो आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती ही सही कि अब 101 पर है। यह तो रही बात कि क्यों हाय तौबा मचा है मोदी सरकार के इस बनने पर, जबकि वो सरकार भी बन रही है फिर भी ये कहा जा रहा है वो हार गई है। वह सिर्फ इसलिए कि मोदी का अपना बड़बोलापन, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में
400 पार का जो नारा था वही आज देखें तो एक तरह से गले की फांस बन गई। न 400 का नारा होता और ना आज ये इतनी मीडिया में किरकिरी होती, क्योंकि किरकिरी का कोई सवाल ही न होता। सवाल तो सिर्फ 400 पार का था, और वो 400 पार नहीं आना यानी 300 पार भी नहीं करना, यही सबसे बड़ी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे की जो ये सियासत है, यह जो तेजी से चल रही है, ये सिर्फ उसी 400 पार के आंकड़े को पार करने का जो नाटक चला जा रहा था, जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गई। और सिर्फ वो 400 पार का नारा ही था जो भारतीय जनता पार्टी को इतना पीछे धकेल दिया, क्योंकि उस नारे में घमंड दिख रहा था। और मैं आपको बताता चलूं कि इतिहास रहा है लोकतंत्र का, लोकतंत्र ही क्यों, राजतंत्र का भी, जहां भी घमंड आया उस घमंड को जनता चाहे जितनी गरीब हो, चाहे भूखों मर रही हो, फिर भी वो घमंड को बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि गरीबों को भी गरीबी का घमंड होता है। और उस घमंड के सामने यानी जनता जनार्दन के सामने आप यह घमंड दिखाएं, और ये दिखाते हुए कि अब की बार 400 पार यह नारा ही देखा जाए, तो ले तो नहीं डूबा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह जरूर है कि जो शख्सियत, जो एक करिश्माई एक चेहरा सामने दिखता था, उसके करिश्मे में अब कमी आ गई। और क्या कहें, सबसे मुसीबत आज की तारीख में अयोध्या की सीट हारना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उससे भी बड़ी, हालांकि चर्चा केवल अयोध्या की सीट हो रही है, लेकिन अगर मैं मानूं तो उससे भी बड़ी हार मोदी की उनके स्वयं की बनारस की सीट में है। बनारस की सीट जहां स्वयं प्रधानमंत्री और इस स्तर का करिश्माई नेता मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाता है, और वह भी 2-2 बार पीछे होकर, यह अपने आप में कहीं ना कहीं मोदी की हार है। बनारस की 2 विधानसभा सीट मोदी हार जाते हैं इस लोकसभा में, यह अपने आप में मोदी की बहुत बड़ी हार है। लेकिन फिर भी मोदी को अगर जनता 1.5 लाख वोटों से जिताकर भेजती है, तो यह जताना चाहती है, हम चाहते हैं आप रहें, लेकिन वैसे ही रहें जैसे जनता चाहती है। यानी कि वह दहशत, वह घमंड, उसको जनता कहीं ना कहीं अपनी जगह पर लाना चाहती है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे नेता हैं, कई एक मुख्यमंत्री हैं इस भारत देश में, जहां पर जनता सीधे जाने से, उस मुख्यमंत्री के सामने आने से दहशत खाती है, डर लगता है। यह डर खत्म करिए जनाब, नहीं तो आने वाले समय में यह डर ही, और यह डरा कर लोगों को रखना ही कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश की 2024 में सबसे बड़ी जीत, यह दोनों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 2014 में 27, 2019 में 28 और 2024 में यानी कि पूरी तरह क्लीन स्वीप 29 के 29 सीट जीत जाना इस बात को तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं राम की जो लहर थी और राम का जो नाम था, वह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काम तो नहीं किया, लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में यह बराबर काम किया। मध्य प्रदेश में एक और बात हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर संघ को अगर हम देखें तो सबसे अगर कहीं मजबूत कोई अखाड़ा संघ का है तो वह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के नेताओं, या यूं कहें कि जो उनके बड़ी लॉबी के जो नेता थे, वहाँ से संघ की कोई ऐसी बीच में कोई मनमुटाव भी नहीं था। और उसका कारण रहा कि पूरी तरह संघ भी मुस्तैद रहा मध्य प्रदेश में, और पूरी तरह क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से मारा। वहाँ पर अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी के सामने अगर हम शिवराज सिंह चौहान को खड़ा करके देखें तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर बाजी मारते नजर आते हैं। न केवल क्लीन स्वीप कराते हैं, बल्कि अपने भी 8.5 लाख के वोटों से जीत दर्ज करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का भी करिश्मा कम नहीं है।
और अभी की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को भी अगर दिल्ली बुलाया गया है तो अब न जाने और क्या बात होनी है, यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कल तक। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में कि आखिर क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी शिकस्त मिली, जबकि यहां पर 80 के 80 सीट जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज जब दलील उनके पास कोई नहीं है कि आखिर क्यों हार हुई, कोई सामने उत्तर प्रदेश का नेता इस समय नहीं आ रहा कि वह बताए, वो दे, इस दावे का दलील करे, पेश करे कि आखिर वो क्यों हार गए, अयोध्या सीट क्यों हार गए, अयोध्या से संबंधित सीट क्यों हार गए। यानी अवध क्षेत्र की केवल हम बात करें तो तकरीबन 17-18 सीट आती हैं। इनमें इस बार केवल 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। पूर्वांचल में कहें तो लगभग सुपड़ा साफ होता नजर आया। देवरिया कैसे लाज बची, ये देवरिया के प्रत्याशी से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ना को चने चबाना पड़ गया शशांक मणि को। मात्र लगभग 40,000 वोटों से इस बार देवरिया, जहां की जो कि संघ का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी वहां तकरीबन 35-40 सालों से लगातार जीतते चली आ रही है। इसके बावजूद वहां नाको चने चबाना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अगर हम 2019 की बात करें तो जहां रमापति राम त्रिपाठी लगभग 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज किए, इस बार महज 40,000 वोटों से यह अपने आप को यह तस्दीक करता है ये आंकड़े कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था। लेकिन एक बात और हम बताते चलें कि सबसे बड़ी अगर देखें तो हार के पीछे 2 वजह मेन रही। एक तो 2019 की तरह 2024 में मोदी वेव नहीं था, और इसके बावजूद आपने उन सभी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जो कि पिछले 2-3 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप थोड़ा सा नज़र डालें उन 11 प्रत्याशियों पर जहां पर, या उन 11 लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया, तो आप पाएंगे कि वहां से कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं हारा। इसका मतलब यह था कि लगातार 2 से 3 बार रहने में जबरदस्त उन लोकसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी था उन प्रत्याशियों को लेकर। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कारण जो था वो इंडिया का गठबंधन और सही तालमेल बनाकर समाजवादी पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया वह भी अपने आप में जबरदस्त था। और उसी का नतीजा था कि जो महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और बाबा का संविधान की जो बात की गई वह कहीं ना कहीं उन तबकों में घर कर गई जो ये मान के चलते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर उनके मसीहा हैं। उस मसीहा के नाम पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने खेला, और साथ में 8,500 रुपये और 10 किलो राशन, जो कि थर्ड फेज के आने के बाद भले से कहा गया लेकिन वह काम कर गया। और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार मिली। उससे भी बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदरूनी भीतरघात था। पुराने जो नेता थे उनको तरजीह न देना था। जो जनता है वह अपने नेताओं से न मिल पाने की कसक थी, और यहाँ भी बड़ बोलापन था कि इस बार 80 की 80 सीटें पार करेंगे। कहाँ आप 80 सीटों का दावा कर रहे थे, वहाँ आप तकरीबन 50 सीटें हार गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अब कोई दलील देने को तैयार नहीं। आखिर कौन है दोषी? क्या माना जाए कि यहाँ पर योगी का प्रभाव नहीं रहा, या योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कम हो गया, या फिर जो पावर दिए गए थे दोनों डिप्टी सीएम को वह भी अपने काम नहीं कर पाए, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी अपना काम नहीं कर पाए? आखिर क्या कारण रहा कि भीतर घात भारतीय जनता पार्टी का संभाले नहीं संभला? और क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में संघ का उस तरह की मुस्तैदी नहीं दिखी जो 2014 या 2019 में दिखी? कुल मिलाकर जनता ये चाहती जरूर थी कि मोदी सरकार आए, लेकिन
हम ये फिर से कहेंगे कि वह चाहती थी कि इस बार का जो विपक्ष हो वह जरूर मजबूत हो, ताकि उस तरह से मनमानी सरकार न कर सके जो जनता अब तक समझ रही थी। अगर हम देखें तो जो निर्वाचित अभी की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से राहुल गांधी ने, अभी सरकार भी नहीं बनी और 20 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप एनडीए, या फिर यूँ कहें कि सीधे सीधे उन्होंने तो नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों की वजह से स्टॉक मार्केट में तकरीबन 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके लिए जेपीसी की राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग रखी है। अब आप यहां से सोचना शुरू करिए कि अब जबकि सरकार भी नहीं बनी है, सरकार में शामिल वो 2 बैसाखी जिनके सहारे सरकार बननी है, वह लोग अभी से शर्तों को रखना शुरू कर दिए। और सबसे मजे की बात कि राहुल गांधी का अभी सरकार बनने के पहले ही दिन, जो कि सरकार अभी नहीं बनी है, उसके एक दिन पहले से ये आरोप लगाना घोटाले का 20 लाख करोड़ का, अब कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में, इसका मतलब है, ये इशारा है कि सरकार अब उस तरह से शायद न चल पाए जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी आज तक चलाते आए हैं। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो कि हमेशा से पूर्ण बहुमत की सरकार में रही है, हमेशा से पूर्ण बहुमत सरकार के नेतृत्व की है, इस बार की सरकार नरेंद्र मोदी कैसे चला पाएंगे, हम सब कुछ फिर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एटीएन लाइव 24। नमस्कार।